वेलकम टू प्रेजेंटेशन ऑन वेदांता लिमिटेड। वेदांता लिमिटेड का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट 29 जनवरी को आया और इसके पहले वेदांता लिमिटेड के बारे में एक जो परफॉर्मेंस सेकंड क्वार्टर की परफॉर्मेंस को ध्यान के आने के बाद में एक वीडियो पब्लिश किया गया था 19 नवंबर को। तो उसमें और अभी जो थर्ड क्वार्टर में जो इनका एक शानदार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इन्होंने जो है और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस रिपोर्ट किया है, तो वो सबको एनालाइज करने के लिए ये वीडियो बनाया गया है और पब्लिश किया जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ। फैक्ट, फिगर एंड ओपिनियन इन द प्रेजेंटेशन वीडियो आर बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन डिफरेंट एजेंसीज and public domain and published in good faith. Viewer in their own interest may like to cross-check and verify information from concerned source before making any financial commitment. Stock market investment are subject to market risk. Consult your financial advisor before committing any money. 19 नवंबर को जो वीडियो पब्लिश किया गया था उसमें कुछ जानकारी जो दिया हुआ था उसको रिफ्रेश किया गया, इसमें थोड़ा सा चीजें इसलिए ऐसा रिपीटिशन लगेगा। बाकी जो परफॉर्मेंस पार्ट है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। तो स्टार्ट करने के लिए हम थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में जाते हैं। 1976 में अनिल अग्रवाल ने जो शमशेर स्टर्लिंग कारपोरेशन जो एक कंपनी थी स्मेल्टर, उसको जो टेक ओवर किया और उसका नाम किया स्टरलाइट इंडस्ट्रीज, और उसका पर्पस था एनामेल्ड कॉपर वायर पावर और कंट्रोल केबल बनाना। 86 में वो फैक्ट्री बनाया जेलीफील्ड केबल के लिए और स्टरलाइट इंडस्ट्रीज की जो स्थापना इस प्रकार से हुई है। 93 में स्टरलाइट जो है पहली कंपनी बनी टू सेटअप कॉपर स्मेल्टर और रिफाइनरी, दोनों चीज। स्टरलाइट पब्लिक लिस्टेड कंपनी टुट्टीकोरिन में 1988 में, जिसका नाम अभी स्टरलाइट कॉपर हो गया था, वो अभी वेदांता का डिवीजन है। लेकिन 28 मई 2018 को प्लांट बंद हो गया बिकॉज तमिलनाडु पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो है उसको बंद कर दिया, क्योंकि उसमें कुछ एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 13 लोगों की मृत्यु हो गई। और उसमें ऐसा था तब कहा गया कि जो है पॉल्यूशन से ही जो ये हादसा हुआ। 92 में अनिल अग्रवाल ने वोल्कन इन्वेस्टमेंट की बहामास में स्थापना की थी और धीरे धीरे उसी के बाद इन्होंने जनवरी 93 में ट्विन स्टार होल्डिंग की मॉरिशस में, और इस तरह से जो इन्होंने अपनी कंपनियां जो भी यहाँ पे थी हिंदुस्तान के अंदर, उनकी होल्डिंग कंपनी को वेदांता रिसोर्स पीएलसी यूके के अंदर और उसके थ्रू जगह जगह में वेब कंपनी बना के उनको कंट्रोल कर रहे हैं। सेसा गोवा की स्थापना 1963 में हुई थी और जो है वो भी इन्होंने टेक ओवर कर लिया, बाद में स्टरलाइट में मर्ज किया, वो भी अभी वेदांता का पार्ट होती है। और जब सरकार ने 2001 में डिसइन्वेस्टमेंट का कार्यक्रम शुरू किया और 51% बाल्को की स्टेक जब बेचने का सरकार ने ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया, तो वो जो है स्टरलाइट ने जो है उसको 551 करोड़ में खरीद लिया। अभी गवर्नमेंट अभी भी 49%, ये अनलिस्टेड कंपनी है, अभी भी गवर्नमेंट 49% स्टेक इसकी है गवर्नमेंट के पास, और स्टरलाइट यानी वेदांता के पास 51% है। उसके अलावा जब हिंदुस्तान जिंक का हुआ तो हिंदुस्तान जिंक में भी इन्होंने गवर्नमेंट का स्टेक ले लिया, और बीच में जो क्रेन एनर्जी है, क्रेन एनर्जी को भी वेदांता ने टेक ओवर कर लिया और उसको जो है ये इनका ऑयल एंड गैस डिवीजन बन गया। फिर सेसा गोवा स्टरलाइट का मर्जर हो गया। तो इस तरीके से जो है ये डेवलपमेंट करके ग्रुप जो बहुत बड़ा, स्पेशली नॉन फेरस ऑयल गैस डाइवर्सिफाइड कंग्लोमरेट जो के रूप में जो है ये एक जनरेशन में इन्होंने इतना बड़ा कंपनी खड़ा कर दिया है। तो वेदांता के जो थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं अभी लेटेस्ट 29 जनवरी को, उनमें ऑपरेशनल अगर आप देखते हैं तो 13 एल्युमिनियम की जो लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसमें रिपोर्ट किया गया है, सस्टेन्ड लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन $1387 पर टन और इब्टा मार्जिन 28%। जिंक की जो है हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रोडक्शन 4 मिलियन टन और रिकॉर्ड माइन डेवलपमेंट 27 किलोमीटर की माइन डेवलपमेंट किया इन्होंने। उसके बाद 7 मिलियन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सिंस लोएस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सिंस ट्रांजिशन टू यूजी ऑपरेशन। और ये 9 महीने में जो है अभी जो अंडरग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया है तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत घट गया। जिंक इंटरनेशनल जो इनकी दूसरी कंपनी है वो छोटी है, उसमें भी 43 किलो टन
प्रोडक्शन हुआ है जिंक का। ऑयल एंड गैस में जो है न्यू फैसिलिटी कमीशन किया और उसको धीरे धीरे जो है बढ़ाया जा रहा है। और सिग्निफिकेंट इप्टा कंट्रीब्यूशन फ्रॉम आयरन और कैपिटलाइज्ड अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज गोवा सेल्स 2.6 मिलियन टन। पिग आयरन मार्जिन भी इंप्रूव हो गया। ईएसएल स्टील हाईएस्ट एवर हॉट मेटल प्रोडक्शन 372 किलो टन। और जो है उसके अलावा जो है फाइनेंशियल अगर देखते हैं तो इप्टा जो है 7,695 करोड़ 18% अप क्यूओक्यू और हाईएस्ट क्वार्टरली परफॉर्मेंस फॉर मोर देन 2 ईयर। इंडस्ट्री लीडिंग इप्टा मार्जिन 39%, हाईएस्ट इन पास्ट 4 ईयर। और एट्रीब्यूटेबल पैट जो है बिफोर एक्सटर्नल आइटम एंड टैक्स ऑन डिविडेंड 3,117 करोड़ जो 31% 51% क्यूओक्यू अप है। नेट डेट अभी जो है 35,357 करोड़ है। ये इसके बारे में बहुत बड़ी चिंता का विषय और एनालिस्ट जो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और इसको लेके जो इसका प्राइस को जो डिप्रेस किया जाता है। मगर नेट डेट टू इप्टा जो 1.5 टाइम्स है, जो कंपनी का कहना है कि लो लेवल पे उन्होंने मेंटेन किया हुआ। लिक्विडिटी पोजीशन विद टोटल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 27,055 करोड़। एक्चुअली डेट है 35,357 करोड़ और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 27,000 करोड़ है, तो करीब 8,000 नेट डेट बनता है। तो अब तिमाही परिणाम अगर देखते हैं तो ये सितंबर क्वार्टर के बाद जो दिसंबर क्वार्टर के परिणाम हैं उसमें आपको ये है अदर इनकम और टोटल जो है टोटल इनकम जो है तो 21,700 से 23,600 है। तो एक्सपेंडिचर करीब करीब उसी रेंज में है और ईबिट जो है 5,300 के बजाय 6,700 जो पहले बहुत कम होता था। और अभी उसमें जो है प्रॉफिट जो दिखा रहे हैं 4,224 करोड़ इधर है। और उसके अलावा अगर यहाँ देखते हैं जो ओवरऑल दिया हुआ है डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन क्यूक्यू फ्लैट रहा, फाइनेंस कॉस्ट भी क्यूक्यू ऑलमोस्ट फ्लैट है और इन्वेस्टमेंट इनकम वन टाइम इंटरेस्ट इनकम आई, टैक्सेस और ये जो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है उसमें Q3 21, Q3 20 और Q2 21 ये जो है 22,000, 21,000, 22,000 इस तरह का है। इप्टा जो है 7,695 करोड़ और इसमें आके टैक्स और आफ्टर टैक्स जो प्रॉफिट आपको मिलता है ये 4,224 करोड़। तो इस तरह का परफॉर्मेंस रिपोर्ट किया। एनुअल थोड़ा जस्ट रिकॉर्ड पर्पज के लिए इनका कोई यहाँ मतलब होता नहीं है। और इप्टा की जो बात करते हैं अभी 18% जो बढ़ा है 7,695 करोड़ से पहले आपने देखा है। और इसमें जो है नेट डेट टू इप्टा 1.5 जो क्लेम किया है वो यहाँ पे भी बताया गया है। इप्टा मार्जिन 39% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13%। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 27,055 करोड़। उसमें नेट डेट टू इप्टा जो बताया जा रहा है 1.5 जो है इसका रेशियो है, इस तरीके से आता है। यहाँ पे उसका डिटेल्स दिया हुआ है। और एवरेज डेट मैच्योरिटी अगर आप देखिए तो वो 3.4 ईयर्स है अभी के जो है। तो कैश लिक्विडिटी क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 27,000 करोड़ है। नेट इंटरेस्ट 6% और इंटरेस्ट एक्सपेंस 7.8%, इंटरेस्ट इनकम 6%। एवरेज टर्म डेट मैच्योरिटी मेंटेन अबव 3 ईयर। क्रेडिट रेटिंग AA- विद स्टेबल आउटलुक। इंडिया रेटिंग क्रिसिल ने AA- दिया, इंडिया रेटिंग ने भी AA- दिया, नेगेटिव आउटलुक दिया इसने और इसने स्टेबल आउटलुक दिया। नेट डेट टू इप्टा जो पोजीशन है वो 1.2 से बढ़ के अभी 1.5 हो गया। और इसके अलावा जो इसमें मेन इवेंट हुआ था मई में, इन्होंने जो 12 मई 2020 को प्रमोटर ने अनाउंस किया था कि हम जो है वेदांता को डीलिस्ट करेंगे और 87.5 ₹87.50 के भाव में डीलिस्ट करेंगे, ऐसा ऐलान किया गया था। उसके लिए पूरा प्रोसेस चालू हो गया और उसमें जो 356 करोड़ इनके टोटल शेयर थे उसमें 90% तक इनको जाना था क्योंकि इनकी होल्डिंग उस समय 50.1% इस तरह की थी। तो 40% से ज़्यादा एक्वायर करना था इसको सफल होने के लिए। तो एक्चुअली एक बोल्ड अटेम्प्ट था। इतना 50 से सीधा 90 जाना काफ़ी मुश्किल अदरवाइज भी होता, लेकिन इन्होंने काफ़ी हद तक किया। लेकिन बाद में किसी ने उसको जो प्रोसेस को अबॉर्ट बुलडोज कर दिया और जो है वो प्रोसेस फेल हो गई। तो इनको जो टोटल रिक्वायरमेंट था
90% रिक्वायर्ड टू डिलिस्ट फर्म हुआ 320 करोड़ 0.49 करोड़ इतना शेयर उनको चाहिए था। प्रमोटर का 186 करोड़ पहले था और 134 करोड़ जो है उनको चाहिए था। एक 169.73 में से 134 करोड़ चाहिए था उनको। तो इसमें हुआ क्या कि एक लॉट जो 320 रुपए के प्राइस में दिया गया, जो बाकी सब्सटेंशियल उस समय भाव 120 रुपए होता था 9 अक्टूबर में जब ये लास्ट डे था। लेकिन हुआ ये कि बीएसई में 9 अक्टूबर को जब शाम इसमें दिखा रहे थे तो 137.74 करोड़ शेयर ऑफर हो गए थे, लेकिन कुछ शेयर में कंफर्म नहीं हुए, जिसको लेके वो टोटल जो नंबर जो ऑफर हुए शेयर वो 125 करोड़ हुए, चाहिए था 134 करोड़। तो जो है कंफर्मेशन नहीं होने की वजह से जो है वो इनका डीलिस्टिंग ऑफर फेल हो गया। तो अभी जब फेल हो गया तो इन्होंने फिर दोबारा कोशिश किया ये कि हम जो है मार्केट से बल्क डील के थ्रू 5% जो है करीब शेयर बाजार से उठाए अभी 160 के भाव में, और ये हुआ है 24 दिसंबर को 2,995 करोड़ रुपया खर्च किया, और अभी इनकी जो शेयर होल्डिंग है 50.14 से 55.04 ये इतनी जो है बढ़ गई अभी। अब इसके बाद ये जो है although mandatory open offer is not required, they are coming out with a voluntary open offer for 10% of the equity to increase their stake up to 65%, 55% से 65% बढ़ाने के लिए इन्होंने 37,17,50,500 शेयर को 160 रुपए में खरीदने का कंपनी ने ओपन ऑफर बाजार में लाया है। देखिए क्या क्या करते हैं जो भी है, डेस्परेट अटेम्प्ट लगता है, मगर प्रमोटर को लगता है कि उसके शेयर का भाव बाजार में बहुत कम है और उनको जो है जो वैल्यूएशन मिलना चाहिए उसके आसपास भी कहीं नहीं है, इसलिए उन्होंने पहले एक समझ लीजिए कि टीजर टाइप का ऑफर दिया 87 पे, और अभी वो 160 पे ऑफर दे रहे हो, अगली बार कितने में देंगे अब जानते नहीं है, क्योंकि 320 रुपए में जो है ये ऐसा सुनने में आया था कि एलआईसी के पास इसके पास 5% होल्डिंग, उन्होंने 320 रुपए में ऑफर दिया था, क्योंकि उस समय तो ये बिडिंग था। अभी क्यों है ये फिक्स प्राइस ऑफर है 160 में 60 रुपए में, और कितना आएगा उसमें ये देखने का रहेगा। तो 65% तक जो है इसका होल्डिंग चला जाएगा, ये अगर सफल हो जाएगी 10% मिल जाएगा इनको, तो मोस्ट लाइकली मिल जाएगा, क्योंकि जब पहले 40% तक के आसपास तक मिल गया था और 120 130 के भाव में मिला था, अभी 160 के भाव में मिल जाना चाहिए ऐसा लगता है काफी हद तक। और 65% जब होल्डिंग हो जाएगी तो प्रमोटर का तो इंटरेस्ट कंपनी में बना हुआ है, क्योंकि कंपनी में पैसा बहुत कैश जनरेटिंग मशीन है। तो डेट के बारे में इनके बारे में बार बार चिंता व्यक्त की जाती है कि इनका बहुत डेट है, और डेट की वजह से जो क्या है वो वेदांता रिसोर्सेज जो लंदन की कंपनी है, इनफैक्ट उनके पास डेट ज़्यादा है, और ये क्योंकि इसकी वो होल्डिंग कंपनी है, तो इसका कैश वेदांता लिमिटेड का कैश वो वेदांता रिसोर्सेज में ले जाके और उसको उसका कर्जा उतारने के और उसकी जो डेट सर्विसिंग के रूप में यूज करने के बारे में जो है तरह तरह के प्लान बनाते रहते हैं। तो अभी जो स्टेटस है डेट का स्ट्रक्चर इस तरह का है, 9 मंथ FY21 का जो अभी जो रिजल्ट आया है, इसमें आपको देखिए जो सब्सिडरी है वेदांता लिमिटेड की क्या है, जिंक इंडिया मीन्स हिंदुस्तान जिंक है, एक भारत एल्युमिनियम, इसमें 64.9% सब्सिडरी है, उसके बाद भारत एल्युमिनियम ये अनलिस्टेड है, ये लिस्टेड है हिंदुस्तान जिंक, उसके बाद जिंक इंटरनेशनल 100% सब्सिडरी है, एक इलेक्ट्रो स्टील है, ये 95.5% है, ये इन्होंने इसमें लिया जो आईबीसी प्रोसेस में, एक तलवंडी साबू पावर है, तो ये है। और इसके अलावा जो डिवीजन है इनके वो सेसा आयरन और जो सेसा गोवा पहले होती थी, और एक स्टरलाइट कॉपर जो बंद है टुटीकोरिन वाली, उसके अलावा झरसुगुड़ा में एक पावर प्लांट है, अल्युमिनियम है, और जो है क्रेन के ऑयल एंड गैस, ये इनके डिवीजन है। तो इस प्रकार से जो है जो डेट रीपेमेंट शेड्यूल है उसके अलावा कुछ इंटर कंपनी लोन है $956 मिलियन के इंटर कंपनी लोन में, उनकी रीपेमेंट शेड्यूल है 207 मिलियन जून 21 में है, और 300 मिलियन जून 22 में है, 300 मिलियन जून 23 में है, और फिर 114 जून 23 में है। टोटल एवरेज मेच्योरिटी ऑफ 2.2 ईयर्स, तो अगले 2 साल में वो सबको रीपेमेंट काफी हद तक जो है हो जाएगा। तो एंटिटी वाइज डेट और कैश का क्या पोजीशन है, वेदांता लिमिटेड स्टैंड अलोन का जो डेट है 33,000 करोड़ है, उसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 3,000 करोड़, नेट डेट 30,000 करोड़। क्रेन में जो है
उसमें 2800 करोड़ डेट है और 1100 करोड़ कैश है, तो ये 1700 करोड़ इसमें। जिंक इंडिया में नहीं, हिंदुस्तान जिंक, वो कैश है, वो माइनस है, उसमें क्या है, डेट है 10,000 करोड़ और कैश है 21,000 करोड़, उसी से ये लोग डिविडेंड लेता रहता है, तो यह है 11,000 करोड़ उसमें जो है माइनस है, वो मतलब सरप्लस है। दूसरी जिंक इंटरनेशनल में 710 करोड़ डेट है, बाल्को में 3,000 करोड़ करीब 2,922 करोड़ डेट है, तलवंडी साबू में 7,300 करोड़ डेट है, और इसके अलावा बाकी 2,900, ये है। तो इस तरह से ये ब्रेकअप हो गया 35,357 करोड़ जो टोटल डेट है इनका एज ऑन 31 दिसंबर। और कंसोलिडेटेड जो डेट अगर देखते हैं तो वो 62,412 करोड़ है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 27,000 करोड़, उसमें से घटा देंगे तो 35,000 करोड़ नेट डेट बनता है। इस प्रकार से जो पहले था फिगर इसका, वो नेट डेट जो था वो था 27,000 करोड़, उसके पहले दिसंबर पिछले साल में 23,000 करोड़, तो ये बढ़ गया है। इसको लेके बाजार में तरह तरह की चिंताएं जो है एक्सप्रेस की जाती हैं। बाकी जो इनका किस प्रकार से डेट है, टर्म लोन है इसमें 57% और 30% ये कुछ बॉन्ड है, उसके अलावा फॉरेन करेंसी लोन है और बॉन्ड है, ये टोटल मिला के ये पूरा ब्रेकअप उसका दिया हुआ है। INR डेट 88% है और फॉरेन करेंसी डेट 12% दिया हुआ है। अभी हम इसकी जो है परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि परफॉर्मेंस जो थर्ड क्वार्टर में रही है उसमें एल्युमिनियम की परफॉर्मेंस अगर देखते हैं तो एल्युमिनियम में क्या हुआ है, स्ट्रक्चरल रिडक्शन इन कॉस्ट, बेसिकली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है घटी है, और एल्युमिनियम और अभी नॉन मेटल फेरस एंड नॉन फेरस सभी के भाव में बहुत अच्छा उछाल देखने को मिला कमोडिटी प्राइस में। तो सेकंड क्वार्टर में इनकी 1288 जो है ये थी कॉस्ट, और उसके बाद ये 1387 हो गई, और 9 मंथ पीरियड में जो एवरेज दिया हुआ है। और एल्यूमिना की जो कॉस्ट है वो ये है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एल्यूमिना प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ये दी हुई है, 407 है प्रोडक्शन, और उसके लिए ये है डॉलर पर टन में कॉस्ट इसका दिया हुआ है 230, पहले 282 था पिछले साल, जो 230 घट गया है। और इस प्रकार से यहाँ पे आप देखते हैं इसका बाकी अगर आप एक एक फैसिलिटी वाइज जाएंगे तो एल्युमिनियम प्रोडक्शन 503 किलो टन किया, 5% अप हुआ, YoY 6%, ये QoQ है। और एल्युमिनियम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1387, ये जो यहाँ दिया हुआ है डॉलर पर टन, डाउन 18%, और QoQ में 8% अप है, YoY 18% डाउन। लांजीगढ़ में जो है 407 किलो टन प्रोडक्शन हुआ, उसकी डाउन है 14% डाउन है YoY, 12% लांजीगढ़ में, दोनों में ये डाउन है। और लांजीगढ़ की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन $249 पर टन बहुत यहाँ की हो गई, और ये डाउन 7%, और QoQ अप 10%। राधिकापुर में जो कोल ब्लॉक अभी भी इनको ऑक्शन में मिला है, तो वहाँ पे जो है अभी काम जो है एग्रीमेंट वगैरह साइन होने के बाद शुरू होना है। 9 मंथ की परफॉर्मेंस अगर देखते हैं तो उसमें जो है एल्युमिना प्रोडक्शन 1442 किलो टन हुआ, जो 1% YoY है, लेकिन रिकॉर्ड एल्युमिनियम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1315 पर टन, डॉलर पर टन, डाउन 26% YoY, लोएस्ट इन लास्ट 5 ईयर्स। लांजीगढ़ प्रोडक्शन 1345 किलो टन, अप 1%, और लांजीगढ़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन $230। ये है परफॉर्मेंस एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को घटा के अगले 2-3 साल में टारगेट है $1,200 पर टन लाने का, और उस दिशा में ये लोग एक्चुअली पिछले साल में $1,690 पर टन थी, वो घटाने का इनका लगा प्रोसेस में लगे हुए हैं, और वो उम्मीद है कि वो टारगेट अचीव हो जाएगा। दूसरा, लांजीगढ़ में कैपेसिटी एक्सपेंशन जो 2 मिलियन टन से 5 मिलियन टन का चल रहा है वो, और इसको एक कोल माइन भी मिल गया जो उससे जो है इनको और अपना जो है ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डाउन करने में, कैप्टिव कोल होने से वो फायदा मिलेगा। जिंक का जहां तक सवाल है, जिंक में टारगेट है प्रोडक्शन का, माइनिंग का जो है 1500 तक जाने का है, जो अभी 917 तक FY ये था 20 में था टारगेट, और इस साल जो है ये इससे थोड़ा बढ़ेगा, फिर 1-2 साल में 1200 तक जाएगा वो, और उसके बाद ये 1500, मतलब क्या है, माइंड मेटल इन किलोटन 1200 किलोटन तक, 1500 तक जाने का है अभी करीब, आप समझ लीजिए 1000 के आसपास ये चल रहा है। उसके बाद ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन $1000 पर टन है,
और उसके बाद जो है ये 958 आया 9 महीने में इसका, और उसको जो है 900 तक लाने का अभी प्लानिंग चल रहा है। उसके लिए जो तरह तरह की जो इन्होंने जो भी प्रोसेस हैं और इनिशिएटिव्स हैं वो लिए हुए हैं। सिल्वर में जो है बहुत बड़ा इनको जो है इस बार सिल्वर का भाव भी बढ़ा और प्रोडक्शन भी बढ़ा, और सिल्वर में ये दुनिया में पूरे वर्ल्ड में 18वें नंबर पे थे 2015 में, वो 18 में 9वें नंबर पे आए, 19 में 6ठे नंबर पे आए, और टारगेट है टॉप 3 में जाने का। प्रोडक्शन का जहां तक देखते हैं तो इसका सिल्वर प्रोडक्शन इन टन आप देखिए तो FY19 में 679 टन था, 20 में 610 था, FY21 में करीब 700 टन के आसपास है, और अगले 1-2 साल में 800 टन, और फाइनली ये 1000 टन पर एनम सिल्वर प्रोडक्शन का टारगेट लेके चल रहे हैं। उसी तरह से लेड में भी है, और लेड में भी ये जो है ये जो है लेड कंसेंट्रेट और ये सब जो चल रहा है। उसके बाद जो ऑयल एंड गैस में ये राजस्थान ऑयल डिस्कवरी नोटिफाइड फर्स्ट वेल और इवैल्यूएशन ऑनगोइंग टू एस्टेब्लिश पोटेंशियल, आसाम और कंबे 3 जगह ड्रिलिंग हो रहा है। उसके अलावा जो है ऑपरेशन का जहाँ तक सवाल है, ऑपरेशन में जो है इस बार उसमें 249 वेल ड्रिल हुए, 131 हुक्ड अप, 34% क्यू अप क्यू। आयरन ओर का आयरन और गोवा में जो है कैपिटलाइज अपॉर्चुनिटी ऑफ राइजिंग ग्लोबल प्राइसेस बाय इंक्रीजिंग सेल्स, Q3 में सेल्स बढ़ा दिया। ये देखिए 0.6 मिलियन टन हो गया, 0.2 था सेकेंड क्वार्टर में, क्योंकि भाव बढ़ा हुआ है आयरन ओर का बहुत ज़्यादा। और इस मार्जिन जो है, मार्जिन भी आप देखिए $129 पर टन है। और इधर जो है प्रोडक्शन आयरन और कर्नाटका का जो है वो भी जो है उतना नहीं बढ़ा, यहाँ पे 1.5 का 1.4 ही है, और वो भी अगर बढ़ाएंगे तो उसमें भी जो बेनिफिट सामने आएगा। जिंक इंडिया यानी कि हिंदुस्तान जिंक है, उसका भी जो परफॉर्मेंस है FY21 में 4% मेटल माइन मेटल कंटेंट जो है ये ग्रोथ मिला है, लेकिन रिवेन्यू में 28% और इप्टा में 45% ग्रोथ देखने को मिला है। नहीं, और ये जो है क्यू YOY पिछले साल जो है Q3 का इस साल और Q3 का पिछले साल की तुलना में इस तरह का मिला है। और जिंक इंटरनेशनल जो है उसमें वो छोटी है, उसकी यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे। ऑयल गैस में क्या है कि ये माइनस है, सब देखिए सारे डाटा इधर माइनस है, तो उसमें कुछ अभी उतना भाव वगैरह कम है उसका क्रूड का, उसको चलते हो। तो एल्युमिनियम में जो है जहाँ तक यहाँ देखते हैं तो प्रोडक्शन में जो मेटल है, लांजीगढ़ में एल्यूमिना 14% डाउन है, झरसुगुड़ा में 5% डाउन है, झरसुगुड़ा 2 में 7% अप है, कोरबा 1 ये 5% अप है, और कोरबा 2 में 3% अप है, लेकिन रेवेन्यू 9% अप है। और जो वेदांता एल्युमिनियम का जो है ये 96%, बाल्को का तो कुछ दिया नहीं इसमें। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ है, एल्यूमिना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 269 से घटा के आ गया, 7% घट गया। और लांजीगढ़ में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एल्यूमिना का जो है 4% घट गया, 19,100 से 18,400। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डॉलर पर MT या रुपीज पर MT जो है एल्यूमिनियम का है वो यहाँ पे अब यहाँ देखिए लांजीगढ़ में 1,02,300 है, झरसुगुड़ा में 98,600, 17% घटा, यहाँ 15% घटा रूपी टर्म्स में, और बाल्को में भी जो है 10% घटा है, 1,10,000 बाल्को में सबसे ज्यादा है। इस प्रकार से पावर का है, पावर का बहुत बड़ा नहीं है बिजनेस को हम बहुत ज्यादा। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी में 2-3 खास चीजें हैं। एक तो क्या है कि प्लान टू रिड्यूस डेट बाई 5,000 करोड़ इन Q4, और दूसरा है कंटिन्यूस फोकस ऑन वर्ल्ड क्लास ESG परफॉर्मेंस। तो ESG परफॉर्मेंस जो है एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस जो पैरामीटर है उनमें परफॉर्मेंस इंप्रूव करने से क्या होता है कि अभी आजकल बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इस तरह से कंपनियों को जो ESG जिनका रेटिंग अच्छा होता है उन्हीं में निवेश करते हैं, जिससे पैट्रोनाइज मिलेगा, वो इनका एक फोकस एरिया है। इसके अलावा टू ऑगमेंट रिजर्व रिसोर्सेज और ऑपरेशनल एक्सलेंस, कॉस्ट लीडरशिप और ऑप्टिमाइज कैपिटल लोकेशन एंड मेंटेन स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट। तो इस तरीके से जो है कंपनी को आगे अच्छा परफॉर्मेंस ये सब के चलते मिलने की उम्मीद है, फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल बोथ। शेयर होल्डिंग पैटर्न में खास क्या है, जो अभी 5% इन्होंने जो बल्क डील के थ्रू एक्विजिशन किया उसका 99.99% प्लेज है,
प्रमोटर शेयर होल्डिंग, ये एक है। और दूसरा इसमें जो इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है, LIC 5.58, ICICI का जो है 3.14 है, और HDFC का 1.28 और सिटी बैंक का 4.2, और वेदांता होल्डिंग का जो ये 5% एक्विजिशन, ये बाकी ट्विन स्टार का और फिनसाइडर ये इनका पहले से ही था। और फॉरेन स्टूडेंट इन्वेस्टर का इसमें है इंटरेस्ट, और डोमेस्टिक का भी अच्छा इंटरेस्ट बना हुआ म्यूचुअल फंड का। धीरे धीरे जो है टेपर डाउन हो गया है इन्वेस्टमेंट अभी। तो नवंबर में जो हमने वीडियो पब्लिश किया था, उस समय इसका भाव 100-110 के बीच में होता था, वो फिर बाद में बढ़ते बढ़ते 190 के आसपास तक गया और अभी 160 में है। और इस प्रकार से इसमें जो है एक बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। ये 20 साल का प्राइस चार्ट है, इसका बहुत ज़्यादा अभी महत्व नहीं है। और ये सब जानकारी था इसके बारे में, वेदांता लिमिटेड के बारे में। और उम्मीद है कि आपको जो है इसमें जो भी जानकारी चाहिए, ऑफर में पार्टिसिपेट करना या और होल्ड करना, जो 320 एक इंडिकेटिव प्राइस इनका जो डीलिस्टिंग के समय आया था उसका इंतजार करना है, या कुछ भी हो, इवन इफ यू कीप होल्ड। और ये जो ऐसी कंपनी है जिनका डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छा है और बहुत अच्छा कैश जनरेशन इनका है, तो लॉन्ग टर्म में लेकिन एक चीज़ रहती है इनमें कि जो ये मेटल्स जो है साइक्लिक कमोडिटी होती हैं, इनके जो प्राइस अभी अप साइकिल में है और कभी डाउन साइकिल में भी चले जाते हैं, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इनमें निवेश करना चाहिए। फिलहाल जो है अभी अच्छा माहौल इनमें है, जो अभी देखिए कब तक चलेगा वो चीज़ है। तो वीडियो में दी हुआ जानकारी आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके अलावा जो है व्यू संसी 2 हमारा है ट्विटर हैंडल है, वहाँ पे आपको हमारे सभी वीडियो और उनसे संबंधित जानकारी और न्यूज़ व्यूज़ और सब कुछ वहाँ पे मिलेगा। कुछ आपको क्वेरी है तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर ट्विटर में आप हमको ये क्वेरी भेज सकते हैं, अवश्य उसका आपको रेस्पॉन्स मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।